नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम पिछले लेक्चर से आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके लास्ट लेक्चर डिस्कस कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है उसी से आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वाले से। टॉपिक में मैंने आपको कल बता दिया था कि कंसंट्रेशन से रेट का क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। और उसमें ये भी देखा था कि रेट लॉ इक्वेशन जब आप लिखते हैं, एक्सप्रेशन आप जब लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक बहुत बढ़िया चीज़ आती है कि रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर के। और ऑर्डर के बारे में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, समझी थी कि ऑर्डर एक्चुअली में क्या है। इंडिविजुअल रेट भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है, यानी कि जो भी आपके रिएक्टेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। और ये भी होता है कि ओवरऑल रिएक्शन का भी ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सकता है। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है कि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर पावर आ रही हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी जितनी भी पावर है उनका क्या करना है, सम करना है, तो हमारा ऑर्डर निकल के आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं ऑर्डर से रिलेटेड, वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। किसी रिएक्शन की जो स्टोइकोमेट्री होती है, स्टोइकोमेट्री होती है यानी बैलेंसिंग होती है ना, वो अफेक्ट नहीं करती ऑर्डर को। ऑर्डर आपका क्यों है इसलिए अफेक्ट नहीं करती क्योंकि ऑर्डर आपकी क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जो मैंने कल भी बताया था। ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट बेस पे ही डिटरमाइन किया जा सकता है। थ्योरेटिकली हम चिल्ला के नहीं बोल सकते कि ये इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये होगा, इसका ऑर्डर ये होगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट बेस पे निकल के आएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जनरली हमने अब तक सीखा कि रिएक्टेंट ही आपके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन हम वहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आपको कैटलिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है जो खासकर से एग्जाम में पूछ लेता है। कुछ रिएक्शन है जहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, आप सब जानते हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो जो इंटरमीडिएट आपका बनेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आता। इंटरमीडिएट को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं करते, ध्यान रहेगी ये बात। तो हमारी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट तो आता ही था जिसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं। रिएक्टेंट के साथ साथ क्या आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, प्रोडक्ट के साथ साथ कैटलिस्ट भी आ सकता है, बट इंटरमीडिएट आपका रिएक्शन में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? चलिए अगला कह रहा है कि अगर मैंने स्टोइकोमेट्रिक चेंज कर दी रिएक्शन की, है ना, मैंने जो बैलेंसिंग थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, या कुछ भी किसी भी तरीके से स्टोइकोमेट्री को मैंने चेंज कर दिया। स्टोइकोमेट्रिक चेंज करने से होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि पावर अगर चेंज होगी तो रेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रेट की वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट भी कैन बी चेंज। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही चेंज हो जाएगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि वो चेंज हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगी, वो क्या चीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। मान लेते हैं कि किसी रिएक्शन में, जैसे अमोनिया की प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस है, N2 + H2 गिव्स अमोनिया, है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया देते हैं। अब इसकी बैलेंसिंग आपने करी थी, नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3, है ना। आपको उसमें से जो निकल के आया वो बात ठीक है। दूसरी हमने एक और रिएक्शन लिख ली, एक और रिएक्शन लिखी, यानी 2N2 + 6H2 गिव्स 4NH3। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका रेट है, रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंडिविजुअल रेट की, यानी नाइट्रोजन के रेट की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन का रेट चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन के रेट की बात करेंगे, हाइड्रोजन का रेट चेंज नहीं होगा। अमोनिया के रेट की बात करेंगे, अमोनिया का रेट चेंज नहीं होगा। इनका रेट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी स्टोइकोमेट्री का इफेक्ट नहीं पड़ता है किसके ऊपर, स्टोइकोमेट्री का इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका इंडिविजुअल सब्सटेंस के रेट के ऊपर। क्लियर? चलिए अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में वो आपको पहले से ही देता है कि भाई ये सिंपल रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर
सिंपल या एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसका जो भी स्टोइकोमेट्री होगा रिएक्टेंट का वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। मान लेते हैं एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। अब इस रिएक्शन के लिए उसने क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई कर दिया कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, है ना, ऐसा उसने लिख दिया है। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देन यू कैन से दैट stoichiometry of hydrogen is 1, stoichiometry of chlorine is 1, then the order is 1 plus 1 is equal to 2. Is it clear? तो सिंपली जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंपल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हम, सिंपल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो सिंगल स्टेप सिंपल रिएक्शंस में एक खास बात यह है कि उनकी जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही उनका समेशन ही क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्टेंट का समेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू वेरी वेल। लास्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, बहुत सही भी है, और अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा बोलते थे, लेकिन खैर समझिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस विद कंडीशन अंडर विच रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। एक रिएक्शन हमने कराई, रिएक्शन कराने का मतलब क्या है कि मैं एक डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ। किसका डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ? किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ सॉलिड सरफेस पे, मेरी इच्छा हो रही थी। अब किसी गैस का डिकम्पोजिशन सॉलिड सरफेस पे करा रहे हैं, ये हमने कल एग्जांपल लिखा था, और प्रेशर हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो प्रेशर हाई करने पे सॉलिड सरफेस पे गैस के डिकम्पोजिशन में जो ऑर्डर निकल के आता था वो था 0 ऑर्डर। अब हम क्या कर देते हैं, प्रेशर को लो कर देते हैं। प्रेशर को लो कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डर आएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर आपने रिएक्शन की बेसिक कंडीशन भी चेंज कर दी, रिएक्शन की बेसिक कंडीशन अगर आपने चेंज कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। आ गई बात समझ? अगर आपने बेसिक कंडीशन रिएक्शन की चेंज कर दी तो आपका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक प्रश्न करके देखते हैं, शायद उस प्रश्न से कुछ भला हो जाए, हमें समझ में आ जाए कुछ पॉइंट। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पे ये सारा नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, rate of a reaction, rate of a reaction, कोई भी रिएक्शन है, depends upon concentration according to the reaction या according to the equation, according to the reaction, क्या दिया हुआ है, रिएक्शन आपको दी हुई है, इक्वेशन आपको दी है, -dC/dt इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है इसके आगे, K1C/1 प्लस नीचे आपको क्या दिया हुआ है, K2C। फिर से सुन लो, रिएक्शन में जो गिवन है मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। डिटरमाइन, क्या कैलकुलेट करना है ये भी जान लो। डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इफ, क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन आपको दी है, इफ कंसंट्रेशन इज वेरी लो। सेकेंड आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। दो चीजें आपको दी हुई हैं और दो कंडीशन पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये भी बताना है कि इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, इस रिएक्शन के ऑर्डर के विषय में भी बताना है। सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो ट्राई करिए इस सवाल को, ये तो नोट डाउन कर लिया होगा, इसको भी हटा देते हैं, तब तक आप ट्राई करिए।
आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे। पहली कंडीशन में कह रहा है कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो, तो हमने यहाँ पे लिखा C इज वेरी वेरी लो। इट मीन्स C इज टेंस टू 0 और C टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की कंडीशन आ रही है, आपको समझ में आ रही होगी, K2C, ये भी क्या हो जाएगा टेंस टू 0 और K2C टेंस टू 0 होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस K2C, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। अजी सर ये बात समझ में आ रही है। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस DC अपॉन dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ये क्या होता है रेट हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, K1C के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और कंसंट्रेशन की पावर 1 आ रही है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई कोई कठिन तो है नहीं, सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है छोटा सा। सेकंड आपसे क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई, तो लिख दो इज वेरी वेरी हाई, और कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, इसका मतलब यहां से एक अप्रॉक्सीमेशन आप लगा सकते हैं K2C की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी 1 से, और K2C की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी 1 से, इसका मतलब 1 प्लस K2C अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा K2C के, यही तो होगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस DC अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1C अपॉन 1 प्लस की जगह पे आप सीधे क्या लिख दीजिए, K2C, C और C कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, K1 अपॉन K2, ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश मान लो। अब यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, कंसंट्रेशन टर्म तो यूज हो चुकी है, यानी यहाँ पे पावर कंसंट्रेशन की कितनी होगी, 0 पावर होगी। तो कंसंट्रेशन की पावर अगर 0 आ रही है तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ये बात तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, डेट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आप हेडिंग दे दीजिए 0 ऑर्डर काइनेटिक, और उसी के साथ हम फिर आज मूव करेंगे 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। 0 ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स में ये आपको शायद अच्छे से पता होगा कि एक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के अंदर जो रेट का एक्सप्रेशन है, यानी रेट लॉ इक्वेशन है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म की पावर कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव A to B रिएक्शन, सपोज वी हैव A to B रिएक्शन and at time t is equal to 0 the concentration of A is A naught and concentration of B is 0, not defined, है ना। When we observe the reaction after some time t, हमने किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व किया टाइम t पे, then we observe the concentration of A is AT which is equal to A naught minus x and the concentration of B is x। सिंपली भाई किसी रिएक्शन को आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे A की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, क्या हो गई है, AT हो गई है। AT मतलब A नॉट माइनस एक्स, कुछ x पार्ट क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, और वही आपके किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से एक चीज और समझ में आएगी, अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन टू दी पावर 0 और R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन पावर 0 लिखूंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देन वी गेट R इज इक्वल टू K फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 1। इस बात का ध्यान रखिएगा, रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेट की वैल्यू रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है, या रेट कांस्टेंट की वैल्यू रेट के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आता।
कंसंट्रेशन का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आता। तो लिख देते हैं यहाँ पे रिएक्शन व्हेन rate does not depends upon concentration and time. Concentration and time are known as zero order रिएक्शन और काइनेटिक, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई जब भी कोई रिएक्शन है जिसका रेट ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम से भी इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे आर की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, के की इक्वल आ रही है, और के क्या होता है, कांस्टेंट, यानी यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इतना आ गया समझ में। चलिए अब इसका थोड़ा सा आगे डेरिवेशन करके देखते हैं। डेरिवेशन क्या हो जाएगा, अगर मेरे को आर लिखना है तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। हाँ जी यही तो होता है। कंसंट्रेशन ए की चेंज अगर हो रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी। फाइनल कितना है, ए नॉट माइनस एक्स, इनिशियल कितना है, ए नॉट डिवाइडेड बाय डी टी। ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी। और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो हमें मिल जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के। अब क्योंकि मुझे इस छोटे से फॉर्म से बड़ा करना है तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करना होता है। और इंटीग्रेट करने के लिए दो तरीके हैं, आप एक तो लिमिट वाला इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन लगा के, या फिर आप इंडेफिनिट इंटीग्रल कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन छोड़ के, है ना। तो हमारे पास तो बाउंड्री कंडीशन है, हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे ए नॉट कंसंट्रेशन है, t इज इक्वल टू टी पे इतनी कंसंट्रेशन है, कितना वैल्यू चेंज हो रहा है ये भी पता है। तो इसको डिफरेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले आप वेरिएबल सेपरेशन करेंगे या फिर डिफरेंशियल सेपरेशन करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। और इन दोनों का क्या कर दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल। t की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू 0 होगी, t की वैल्यू जब t है तो x की वैल्यू x है। भाई यही तो कंडीशन है। और इसी कंडीशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपर वैल्यू नीचे आपकी लोअर वैल्यू, यहाँ पे k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये t अपर लिमिट लोअर लिमिट। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी। x इज इक्वल टू के टी, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारी वो हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, लिख दीजिए x इज इक्वल टू के टी। समझ में आ गया। अब x इज इक्वल टू के टी हमारे पास आ गया, तो इससे आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को भी निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तो हमारी रिएक्शन का आगे का खेल होगा, है ना, यहीं से तो क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक तो ध्यान रखिएगा, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए r की वैल्यू k के इक्वल होती है या k की वैल्यू r के इक्वल होती है। इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से, इंडिपेंडेंट होता है टाइम से। ठीक है, टाइम का फैक्टर अभी हम देखेंगे कि टाइम से क्या फर्क पड़ेगा इंडिपेंडेंसी से। अब हम यहां से बात करना चाहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, और x की वैल्यू मुझे पता है अभी, x इज इक्वल टू क्या है, KT। तो x की जगह पे अगर मैं KT पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। इस इक्वेशन को आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। और यहां से एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपको प्रेशर की टर्म में निकालना है तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, PT इज इक्वल टू
P0 माइनस KT। ठीक है, ये पेस किसके लिए हो जाएगा, ये प्रेशर के लिए हो जाएगा। क्लियर? तो बस इक्वेशन आपकी कितनी आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, 1 2 3 3 इक्वेशन किसके लिए आ गई, ये तीसरी इक्वेशन हमारी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आइए अगली बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, x, और x को ही मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे BT भी लिख सकता हूं अगर आप लिखना चाहें तो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, BT इज इक्वल टू KT आ जाएगा x की वैल्यू के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 4, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, BT हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक? अब यहां से 2-3 चीजें हमें सीखनी है। वो क्या सीखनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है यहां पे सीखना है लाइफ टाइम यानी TLT और T 100% ऑफ द रिएक्शन। अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इफ यू हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन आपसे पूछ सकता है कि ये रिएक्शन कितने टाइम में 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो कितने टाइम में 100% कंप्लीट हो जाएगी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं, T 100% बोलते हैं, TLT बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम बोलेंगे। और लाइफ टाइम में क्या होगा, T को तो हमने लिख दिया जी TLT, T लाइफ टाइम। AT की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा A0 क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, AT की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको कहाँ पे पुट करना है, तो देखो कहाँ पे पुट करेंगे, यही एक अच्छी सी इक्वेशन दिख रही है, इसी में पुट करिए। तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT होता है। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, A0 की वैल्यू क्या है 0, सॉरी AT की वैल्यू क्या है 0, A0 माइनस KT की वैल्यू क्या है TLT, और सॉल्व करेंगे फॉर द TLT, तो T लाइफ टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 अपॉन K। T लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, A0 अपॉन K। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। लिख लीजिएगा, T लाइफ टाइम हमारा किसके इक्वल हो गया, A0 अपॉन K के इक्वल हो गया। T लाइफ टाइम इज इक्वल टू A0 अपॉन K। कोई डाउट यहां तक? अब इसके बाद एक और चीज है हमारे पास, डेट इज, भाई कंप्लीट लाइफ हो गई, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ आ जाएगा। हाफ लाइफ, तो यहां पे लिख देते हैं हाफ लाइफ, यानी T हाफ और T 50% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब T 50% ऑफ द रिएक्शन निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, T की वैल्यू तो हमारे पास T हाफ के इक्वल हो गई। AT की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होना चाहिए। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जितना आपके पास प्रारंभ में कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन है, उसकी जस्ट आधी कंसंट्रेशन हो जाए। जैसे पहले आपके पास 100 कंसंट्रेशन है और अब आपके पास कितनी हो जाए, 50 हो जाए। सिंपली समझिए, 50 रुपए थे आपके पास, 25 हो जाए। 100 रुपए थे आपके पास, कितने हो जाए, 50 हो जाए। तो ये जो है, ये आपका क्या हो गया, हाफ टाइम हो गया, हाफ लाइफ हो गया। जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप 100 लेके चल रहे हो, तो हमसे वो पूछ रहा है कि अब 50 अगर कंसंट्रेशन हो गई तो बताइए कितना टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनिशियल आप कितनी लेके चल रहे हैं, इनिशियल आप 100 लेके चल रहे हैं, 100 लेके। अगर आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल अगर आप 50 लेके चल रहे हैं, तो ये बताइए कि 25 आते हुए आपको कितना टाइम लगेगा। समझ में आ गई, इनिशियल अगर आप 50 लेके चल रहे हैं तो 25 आते हुए कितना टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहीं पे पंगा होता है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में। आपको ध्यान रखना है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी लेके चल रहे हैं, जस्ट बिफोर की कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन का लेना देना है। तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0/2 हो जाएगी। यहां से अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा A0/2K। T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा A0/2K। यानी यहां से एक रिलेशन समझ में आएगा। रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन ये है कि लाइफ टाइम और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, यहां से समझ में आता है कि T लाइफ टाइम इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ T हाफ।
यानी अगर मेरे को हाफ लाइफ गिवन है तो मैं लाइफ टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मेरे को लाइफ टाइम गिवन है तो मैं हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपने नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। अब अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की। और अल्फा के बारे में आप सब जानते हैं कि कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट इनिशियली था। तो कितना डिसोशिएट हुआ था जी? x डिसोशिएट हुआ था कितना? a नॉट। x की वैल्यू मुझे पता है क्या है, kt होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kt अपॉन a नॉट। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kt अपॉन a नॉट। चलिए कुछ ग्राफ हैं जो आपको जानने जरूरी है यहाँ पे। किससे रिलेटेड? ये आपको जानने जरूरी है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड। 6 हो गए थे, इक्वेशन नंबर 7 है, ये ध्यान रखिएगा। पहला ग्राफ जो हम बना रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ, वो हम बना रहे हैं कंसंट्रेशन और रेट के बीच में। किस में बना रहे हैं? कंसंट्रेशन और रेट। ध्यान रहे हमें ये पता है कि रेट की वैल्यू क्या होती है? R इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है। हमने लिखा भी था स्टार्टिंग में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाएगा, R इज इक्वल टू के। दूसरा हम ग्राफ बना रहे हैं टाइम और रेट के बीच में। तो टाइम और रेट के बीच में भी हम जानते हैं कि टाइम से भी इंडिपेंडेंट है, यानी टाइम बदलेगा, रेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये भी ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, R इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट ग्राफ हो जाएगा। तीसरा ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो जब हमारे पास टाइम 0 है उस समय कंसंट्रेशन कितनी है? a नॉट है। जब हमारे पास टाइम कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी ये कंप्लीट टाइम क्या है? t लाइफ टाइम। और t लाइफ टाइम की वैल्यू क्या होती है? a नॉट बाई के। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई? 0 हो गई। और ये ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन क्या होती है? at इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, यही होती है। अगर इसका स्लोप आपसे पूछा जाएगा तो स्लोप इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? स्लोप इस इक्वेशन का हो जाएगा माइनस के। ठीक है, स्लोप इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगला जो ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं बहुत ही सेम इसी से रिलेटेड, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आप देखोगे तो हमें पता चलेगा BT इज इक्वल टू क्या है? X। भाई स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग है, BT इज इक्वल टू KT है अगर आप जानो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग है। इसका अगर आपसे स्लोप पूछेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इसका हो जाएगा K। यहाँ पे स्लोप क्या है? माइनस K। यहाँ पे स्लोप क्या है? K। और ये ग्राफ कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से पास होके जाएगा, क्योंकि टाइम 0 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? 0 है। ये हम मान के चल रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में। कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में अगर ग्राफ बनाए, अर्धायु में ग्राफ बनाए, तो हमें पता है कि हाफ लाइफ डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली। यानी जितनी ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा आपकी हाफ लाइफ होगी। तो इट मींस ये ग्राफ भी क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, पासिस फ्रॉम द ओरिजिन। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको फॉर्मूला याद होगा, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा a नॉट बाय 2k। और इसका स्लोप अगर आप निकालोगे तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2k आपका स्लोप हो जाएगा। इज इट क्लियर? 1/2k स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। इसके बाद आखिरी ग्राफ जो है वो ग्राफ आप ध्यान रखिएगा टाइम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बीच में। हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? KT अपॉन a नॉट होता है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी ग्राफ होगा इंक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन जब इसमें कंप्लीट टाइम हो जाएगा, यानी टी लाइफ टाइम हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम पे आपकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, डेट इज 1। अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। अल्फा परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100% हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर टी लाइफ टाइम है तो उससे में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और अल्फा की वैल्यू 1, फॉर्मूला आप ध्यान रखें, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? KT अपॉन a नॉट।
और यहां से अगर आपसे स्लोप पूछेगा तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा k अपॉन ए नॉट, k अपॉन ए नॉट आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, k अपॉन ए नॉट आपका स्लोप हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट? अच्छा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 से 90 जाने में जो चेंज आ रहा है वो 10 कंसंट्रेशन का आ रहा है, मान लेते हैं 10 वैल्यू का चेंज आ रहा है, और 100 से 90 जाने में हमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। तो यहां से 90 से 80 जाने में भी कितना चेंज आएगा, 10 का, तो कितने मिनट लगेंगे, 20 लगेंगे। सेम 80 से 70 जाने में 10 का चेंज आ रहा है तो कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, ऐसे 60 से 50 जाएंगे, 20 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप 50 से 45 जा रहे हैं तो चेंज कितने का आ रहा है, तो चेंज आ रहा है आपका 5 का, और मिनट कितने लग जाएंगे बेटा, 10 मिनट लगेंगे। 45 से 35 जाना है, फिर से 10 का चेंज आ रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 10 का चेंज आ रहा है, कितने मिनट लग जाएंगे, 10 के चेंज में 20 मिनट लग जाएंगे। अब वो आपसे कह रहा है कि आप 35 से 20 पे जा रहे हो, चेंज कितने का हो रहा है, तो 35 से 20 चेंज हो रहा है 15 का, तो 15 में कितना लग जाएगा भाई, 10 में आपका लग रहा है 20 मिनट, है ना, 10 में आपका कितना लग रहा है, 20 मिनट, 15 में कितना लग जाएगा, तो 15 में आपका लग जाएगा 30 मिनट। आ गया समझ में? तो जितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा, जितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा सेम, उस सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, टाइम की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे अगर आपने 10 वैल्यू चेंज कर रहे हो, अगर मान लेते हैं आप 20 वैल्यू चेंज कर रहे हो 50 मिनट में, तो जितना भी 20 वैल्यू का चेंज कहीं पे भी आएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट ही लगेगा। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक की खास बात है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक को ही हम रिवाइज करके फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पे कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।